बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर तो हो चुका है, लेकिन अब बातचीत हो रही है कि डायलॉग कैसे किए जाए, डायलॉग जो है वो कैसे आगे चलें, और बात हो रही है अपने जो नाकामी है उसको छुपाने की। तो इंडिया अब जो है मुख्तलिफ किस्म के हरबों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और इंडियन मीडिया जो है वो बार बार उसे बता रहा है कि ये जंग हम हार चुके हैं, और इस जंग में हारने की सबसे बड़ी वजह जो है वो मोदी सरकार है। हमारी जो इंडियन फोर्सेस हैं वो हैं। अवाम जो है उसे सवाल उठा रही है कि ये हम जंग हमने कैसे हारी। इतना बड़ा बजट, डिफेंस बजट, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी फौज और इतनी बड़ी जनता जो है वो ये जंग कैसे हार सकती है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि क्या सीज फायर के बाद भी कुछ खतरात मंडला रहे हैं कि कोई ऐसी दोबारा जो है वो सीज फायर की वायलेशन हो सकती है, और पाकिस्तान ने किस कदर अपना केस मजबूत तरीके से जो है लड़ा है। पाकिस्तान का केस जो है वो दुनिया में कैसे लड़ा गया, और सफारती सतह पर जैसे हमें कामयाबी हासिल हुई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरा पाकिस्तान जो है इस फतह को सेलिब्रेट कर रहा है। PSL हो तो PSL के तीनों दिन जो है वो पहले पाकिस्तान आर्मी के नाम किया गया, फिर एयरफोर्स के नाम किया गया, और फिर पाकिस्तान नेवी के नाम जो है PSL का एक दिन किया गया। और तीनों जो फोर्सेस के सरबराह हैं उन्होंने PSL में जाके शिरकत की, अवाम के अंदर गए और अवाम के अंदर बैठ के जो है ये मैच देखे। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि DG ISPR जो है वो बार बार ये तंबीह कर रहे हैं कि हम कभी भी, पाकिस्तान कभी भी भारतीय तसल्लुत जो है वो उसे जो है वो तस्लीम नहीं करेगा। भारत जो है ना तो अमेरिका है, ना इजराइल है, और पाकिस्तान ना तो अफगानिस्तान है और ना ही फ़लस्तीन। ये कहा DG ISPR ने। जरा सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। हम बार बार वादे कर रहे हैं, हमने पहले भी वादे किया था कि जारियत ना करना, कोई ऐसी गलती ना करना, लेकिन हमने फिर जब जवाब दिया तो फिर दुनिया ने देखा कि वो जवाब पाकिस्तान का क्या था। हमें आज इस शो में ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। आप दिफाई तजज़ियाकार हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जॉर्ज सलीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबक सेक्रेटरी खारजा हैं। जॉर्ज साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। और हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में राजा कमल इस्लाम साहब ने, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के राय साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जनरल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। नईम खालिद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। DG ISPR ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बयान दिया है कि हम कोई जो है ना तो फ़लस्तीन है, ना पाकिस्तान अफगानिस्तान है, और ना ही इंडिया जो है अमेरिका है, और ना ही इजराइल। क्या मैसेज है सर? और बताइएगा कौम को कि जब ये सीज फायर एक ये इवेंट जो है वो ख़त्म हो गया, सीज फायर हो गया, लेकिन क्या अब भी जो है वो जंग के खतरात मंडला रहे हैं सर पे, या कुछ दिन ये चलेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि इस जंग में जो हुआ या जो नहीं हुआ, मेरा ख्याल उस पर अभी ज्यादा गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं, बहुत बात हो गई। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि अब अगर किसी को कोई शक है तो वो इंटरनेशनल मीडिया से रुजू करे, हमसे ना पूछे, वो खुद ब खुद पता चल जाएगा। जो DG ISPR ने कहा वो इसलिए हकीकत है कि हम 2 दफा इसका मुजाहरा कर चुके हैं, 2019 में भी और अभी भी, और दोबारा भी अगर कभी होगा तो साफ उसी किस्म का मामला होगा। और वो मान भी गए हैं, दुनिया भी मान गई है, भारत भी मान गया है। ये जो बात हो रही थी बार बार कि ये सीज फायर बड़ा कमजोर है, दोबारा वो कोई इस किस्म की हरकत ना करें। देखिए मेरा अपनी असेसमेंट ये है कि ये जो हमने चौथे दिन जो कार्रवाई की, ये सिक्का बंद तरीके से हमने अपना डिटरेंस रीस्टैब्लिश किया है। ये ऐसे नहीं है कि मतलब ये सीज फायर इसलिए नहीं हुआ कि जी किसी की भली मानसी थी या किसी ने एहसान किया है। ये पाकिस्तान ने अपने जोरे बाजू से मनवाया है सीज फायर। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो फिर दूसरा सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं रहती कि ये क्या सीज फायर होल्ड करेगा या सीज फायर होल्ड नहीं करेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह होल्ड करेगा, कम से कम 6 महीने से 1 साल तक होल्ड करेगा, ये मेरा अपना अंदाजा है। साफ ज़रा वो बहुत ज्यादा तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं, जो सुबकी हुई है वो उनके लिए काबिल बर्दाश्त है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जितनी जल्दी वो ये बात समझ जाए कि पाकिस्तान के साथ अभी आपको बराबरी की सतह पर बातचीत करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान अब नया पाकिस्तान है इस मार्के के बाद। वो पहले वाला पाकिस्तान भी इनके काबू में नहीं था, लेकिन इसके बाद तो बिल्कुल कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जल्दी कहीं दोबारा कोई शरारत होगी। और जहां तक ये बातचीत का ताल्लुक है, वो ठीक है, निकलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। शुरू में वही भाग कर गए थे, सीज फायर भी उन्हीं के कहने पर हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने सीज फायर किया है
वो भी उनसे पूछेंगे कि भाई ये क्या है, ये कौन सी बात है कि पहले आप आगे घुटनों को हाथ लगा रहे थे, अभी कहते हो कि हम बात नहीं करेंगे। तो जरूर बात करेंगे और सीज फायर इंशाल्लाह होल्ड करेगा, और कोई नई शरारत जो है उसके लिए उनको वक्त दरकार है, इतनी जल्दी ये मुमकिन नहीं है इंशाल्लाह। जनरल साहब, जैसे आपने अभी इंडिकेट किया सर कि वो मुख्तलिफ किस्म की तैयारियां जो है उसमें लगा हुआ है, जितनी तबाही हमने मचाई है वहाँ पे इंडिया में जाके, उनके आदमपुर एयरबेस देख लें, पठानकोट देख लें, और बाकी जो 26 मकामात पे हमने हमले किए हैं, तो आप एज ए प्रोफेशनल, एज ए जनरल क्या समझते हैं सर कि जो नुकसान पहुँच चुका है इंडिया को, उसको पूरा करते हुए, उसको ठीक करते हुए कितना अर्सा लग सकता है उसको? जी, उसी का मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ कि मतलब ये कि बहुत तेजी से अगर वो करें तो 6 महीने लगेंगे, और वैसे 1 साल तक लग सकता है, क्योंकि इसमें जो कोई सिर्फ ऐसे नहीं है कि भी कुछ त्यारे गिर गए या कोई नुकसान हो गया उनका। ज्यादा असल मसला इससे बड़ा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के मिसाइल पहुंच गए, किस तरीके से पाकिस्तान के जहाजों ने दूर खड़े होकर ही जवाब दे दिया उनके। इन सारी चीजों को ऐसे पलक झपकने में थोड़ी ये कवर हो जाती है। ये बाकायदा उनके इक्विपमेंट के गैप्स हैं, उनकी स्ट्रेटजी के गैप्स हैं, उनकी ट्रेनिंग और टैक्टिक्स के गैप्स हैं, उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग के गैप्स हैं। अब फिर आपने देखा कि उनका मीडिया को जो फीड किया गया, मीडिया वाले वापस उससे पूछ रहे हैं कि ये क्या आप हमें बता रहे थे। ऐसे ही है। और तो ये सारे गैप्स हैं, ये ऐसे नहीं फिल हो सकते कि भी। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारी कौम को किसी परेशानी की जरूरत नहीं है। ये मैं जरूर कहूंगा, देखें, शुक्र हमें अल्लाह ताला का अदा करना है। आप जितनी भी कोशिश करें, मुसलमान हमेशा अपना काम करने के बाद फिर भरोसा अल्लाह की जात पे करता है, उसकी मदद पे करता है। उसी की मदद से ये हुआ है और उसी की मदद से हम आइंदा भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार या ISPR कर रहे हैं या हम और आप कर रहे हैं, इसका इजहार भी जरूरी है, ताकि कोई ये ना समझे कि भाई हम जो अमन की हमारी ख्वाहिश है वो किसी कमजोरी पे का नतीजा है। ऐसी इंशाल्लाह हरगिज़ कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान को हर लिहाज से बड़ी बात करनी चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो हम कहते हैं ना कि ठीक है पाकिस्तान ने एक मुकाम हासिल किया है, लेकिन पाकिस्तान का असल मुकाम तब हासिल होगा कि जो राह दिखाई है हमारे आर्म फोर्सेस ने, उस राह पर बाकी इंस्टीट्यूशन भी चले, हमारी जुडिशरी भी चले, हमारे पॉलिटिशियंस भी चले, हमारे एजुकेशनिस्ट भी चले, हमारे जो गवर्नेंस के लोग हैं वो भी चले। क्योंकि जब एक बग्गी को आप खींचते हैं ना, तो एक घोड़े पे ऊपर सारा लोड नहीं डाल सकते। अगर 5 घोड़े खींच रहे तो 5 को जोर लगाना पड़ेगा। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल। ये अल्लाह करम था सर कि हमने ये जंग जीती। जोर सलीम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। एक तो कमेटी हमने बनाई है, वज़ीर आज़म ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उसको लीड कर रहे हैं, और एक कमेटी जाएगी पूरी दुनिया में और अपना केस जो है वहाँ पे प्लीड करेगी। एक तो सर बताइएगा कि जो सफारती सतह पर हमें कामयाबी हासिल हुई है, या हम डायलॉग करने जा रहे हैं सीज फायर से, अगला स्टेप जो है डेफिनेटली वो डायलॉग होगा, तो उसमें क्या पाकिस्तान किस तरह जो है अपना केस लेके जा सकता है, और दुनिया इसमें सर कैसे इसमें इंटरव्यू कर सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो खैर ये है कि सबसे पहले तो इंडिया का, क्योंकि ये नैरेटिव जो है, जो उनका बयानिया था इस बार, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो कोई इस बार उसको कोई ट्रैक्शन नहीं मिली, दुनिया ने उसको माना, तस्लीम नहीं किया, और वो काफी हद तक नाकाम रहे अपने इस ऑब्जेक्टिव में कि दुनिया को फिर एक बार बेवकूफ बनाए कि ये बेशक इल्जाम सिर्फ लगाते हैं, सबूत कोई देते नहीं है, जबकि वो खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस है पाकिस्तान में। ये तो खैर हम सबको पता है, बहुत से मुल्कों को भी पता है, लेकिन इस चीज को प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा करते रहे डिसइंफो लैब्स के थ्रू, और दूसरे जाहिर है कि उनका एक दुनिया में वेट है, इकोनॉमिक भी, और उस सारे को अपना जो स्ट्रेटेजिक जो वेट है उसको भी इस्तेमाल करते रहे, लेकिन इस बार वो हुआ नहीं। और आपने सही कहा कि अभी जो कमेटी बनी है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन आप देखें कि उसके मुकाबले में इंडिया ने भी एक बनाया अपना, उन्होंने भी इसी तरह की एक कमेटी तश्कील दी है, और वो बहुत सारे मुल्कों में जाके, तो इस वक्त एक सफारती, जिसे आप कह सकते हैं ना कि एक सफारती कॉन्फ्लिक्ट है, एक बयानिए की जंग है जिसको कह सकते हैं, और वो बहुत अहम होती है। वो भी वो देखिए कि अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट अपने अरूज पे था, तो उस वक्त जिन मुल्कों ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया डी-एस्केलेशन के लिए, वो कौन से ममालिक थे? सबसे अहम तो अमेरिका था, फिर उसके बाद जो दूसरे थे, सऊदी अरब भी इसमें एक्टिव था, तुर्किया भी था, UAE भी था, UK के भी देखें अभी, और उनके वजीर खारजा यहाँ से होके गए हैं, बहुत सारे मुल्क, चाइना ने इसमें बहुत अहम जो है ना, वो भी जाहिर है कि उनका रोल था। तो इस चीज में ये बहुत जरूरी है। देखें, आज की दुनिया में बहुत जरूरी है कि जो आपका नुक्ता नजर है वो दुनिया तक पहुंचे,
और जो अगर दुश्मन कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये होता है ना कि आप पे वो ऐसे इल्जामात लगा देते हैं कि जिससे वो फिर एक जवाब पैदा करते हैं कि जी ये देखें यहाँ पे दहशतगर्द जो है वो तरबियत पा रहे थे या उनके अड्डे थे तो उनको हमने तबाह किया। अब वो जाहिर है कि वो बिल्कुल एक सरासर इल्जाम है, एक झूठा बयानिया है, उसको दुनिया के सामने जो है बयान करना, उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि जो उन्होंने एक दहशतगर्दी की है, जिसको आप भी दहशतगर्दी कह सकते हैं, जो उन्होंने सिंतास मुआहदा जो है उसको उन्होंने अपने तय उसको उन्होंने कहा कि हमने सस्पेंड कर दिया या हमने उसको इन अबेयंस कर दिया, जो कि वो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो ऐसी कोई क्लॉज ही शामिल नहीं है। लेकिन देखिए वो कितना खतरनाक है, बिकॉज पानी जो है, पानी तो जाहिर है कि जिंदगी के लिए अशद जरूरी है, इकोनॉमी के लिए अशद जरूरी है, फूड सिक्योरिटी के लिए अशद जरूरी है, तो उसको अगर वो बंद करें या इस तरह की कोई चीजें करें, जिस पर हमने खैर साफ कह भी दिया है कि अगर इस तरह की कोई चीज आप करेंगे तो उसको हम एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे लेंगे। लेकिन अब ये दुनिया के सामने भी ये बताना बहुत जरूरी है कि वो कितनी खतरनाक इस वक्त जो है ना एक गैम्बल कर रहे हैं, अब जो कितने खतरनाक हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ कश्मीर का जो मसला है, सबसे जो अहम मसला है, जिसपे इतने साल से देखें कितनी दहाइयां हो चुकी हैं, और जो असल वजह है इस पूरे खिते में जो आज तक अमन और सलामती नहीं आई, जो आज तक एक खुशहाली नहीं आई, और ये खिता पूरी दुनिया से पीछे रह गया है। देखें आज भी ये लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है दुनिया का, इसमें आपस में ट्रेड ही नहीं है, सिर्फ 5% ट्रेड जो है इस खिते की आपस में है। इसी तरह कनेक्टिविटी भी कोई नहीं है। इसी तरह ये जो चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं, उसमें भी ये खिता में ताउन नहीं करते सारे मुल्क। और उसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह तनाज़े कश्मीर है, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया जो दो बड़े मुल्क जब तक ये मसला कश्मीर नहीं हल होगा उस वक्त तक ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। मैं सर आगे बढ़ता हूँ। राजा कमरुल इस्लाम साहब, जावेद साहब आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। जी मैं सर ठीक करता हूँ। राजा साहब बताइएगा, एक तो हमने पूरी यूनिटी के साथ ये जंग लड़ी और पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी थी, सियासी जमातें खड़ी थी, तो सियासी जमातों के अंदर हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो यूनिटी, एक इत्तेहाद जो है हमें नजर आया। तो इस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए हुकूमत क्या कर रही है कि तमाम सियासी जमातें जो है अपने दुश्मन के सामने एक हों, एक मुत्तहिद होकर वो चलें? हुकूमत तो उससे पहले सियासी महाज पे भी कोशिश कर रही थी। हुकूमत जो मौजूदा है, ये जब अपोजिशन में थी तो तब भी यही कोशिश कर रही थी। उस वक्त हमारा एजेंडा क्या था कि आप मईशत के मैदान के लिए, एक मुआशी जंग के लिए, मुआशी जिहाद के लिए आप इकट्ठे हों। जैसे बाकी हमने ये कभी नहीं कहा कि जो यानी क़यादत एक हो जाए या खुदा न ख्वास्ता सियासी जमातें मर्ज हो जाएं, ये तो नहीं है। इसी तरह अभी भी हुकूमत की ये, और हुकूमत का देखें आपके मुख्तलिफ मामलात पे जहाँ जहाँ इख्तलाफी मौज़ूआत थे, भी इख्तलाफी मामलात थे कि जंग की पीक के दौरान जब जंग शुरू हो रही थी उस वक्त बहुत से लोगों ने ये बातें की, हमारी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडे हुए, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी फिर भी यही रही कि इफ़हाम व तफ़हीम के साथ हम एक होकर और कौम ने उसका सबूत दिया। और इसका जो सबसे बड़ा जामिन है इस इत्तेहाद का, विज़ा विज़ इंडिया या विज़ा विज़ एनी एनिमी ऑफ पाकिस्तान, वो सबसे बड़ा जामिन पाकिस्तान के अवाम है। अगर किसी सियासी लीडर ने, चाहे वो दरमियानी सतह का लीडर हो, चाहे वो टॉप लीडरशिप हो, या किसी सियासी जमात ने इस इशू पे जाकर के जब पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार हुआ, स्पेशली विज़ा विज़ इंडिया, यानी ये तो वो कौम है कि जब कहीं हिंदुस्तान के खिलाफ हम मैच हारते हैं तो ये टीवी सेट तोड़ देते हैं। जी ऐसे है। तो ये कैसे तवक्को रखी जाती है? यानी जो उनकी अपनी मिल्कियत होता है, जो पैसों से खरीदा गया होता है, और धाड़े मार मार कर रोते हैं, तो ये तो इजाजत नहीं देंगे किसी सियासी जमात को कि वो इस मौके पर टेर फिर करे। तो ये इसका जामन सबसे बड़ी जो है वो कौम है। लेकिन हुकूमत ने बहरहाल वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की कि जो किसी सियासी जमात को, अपोजिशन जमात को ये बहाना ना दे कि वो इस जंग के इस पीक पे कोई बहाना करके तो कोई ऐसी बात करें, कोई ऐसा कदम उठाएं जो पाकिस्तान के इस नाजुक मामले में, नाजुक हालात के अंदर पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बाइस बने। बिल्कुल ऐसे ही है राय साहब के। हमने देखा कि पूरी कौम, पूरी सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफिक थी और एक नुक्ते पर जो है थी कि हमने फतह हासिल करनी है और इंडिया को जो है निश्तो नबूज करना है। यहाँ पे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि
इंडिया जो है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है और मुख्तलिफ किस्म की तैयारियाँ भी कर रहा है और इंडियन मीडिया उसे तनकीद का निशाना बना रहा है। उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासतदान हैं, वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नईम चौधरी साहब, मैं सर पूछना ये चाह रहा हूँ कि अब ज़ाहिर बात है ये मार्का हमने जीत लिया और पूरी आवाम के साथ पूरी आवाम की जो है वो जो सपोर्ट थी वो हासिल थी, मुसल्लह फ़ौज को, सियासतदानों की सपोर्ट हासिल थी। पूछना सर ये चाह रहा हूँ कि जैसे DG ISPR ने कहा कि इंडिया जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि शायद वो अमेरिका है, शायद वो इसराइल बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ना तो अफगानिस्तान है ना फ़लस्तीन है, तो थोड़ा सोच समझ के जो है वो दोबारा आएगा। तो इस स्टेटमेंट को सर अगर लें तो क्या मैसेज जाता है इंडिया को कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है सर? ये पहली बात तो ये कि देखें ना, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सच पर मबनी है ना, कि क्या कोई और मुल्क ऐसा है, इस्लामी मुल्क, जिसकी आबादी इतनी हो, इतना बड़ा मुल्क हो और उसके पास बेहतरीन अफवाज हों और उसके पास एटमी हथियार हों। तो ये तो मतलब ये है कि अगर कोई इसको ना समझ पाए तो इसका तो कोई हल नहीं है। बाकी ये जो वो आपस में उनकी लड़ाई है वो तो होनी है। आपको पता है कि जब भी कोई किसी घर में भी अगर कोई नुकसान हो जाए तो सब लोग एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। तो वो तो उनको करने दें। बाकी दोनों बातें आपकी ठीक है कि वो तैयारी भी कर रहे हैं और इस हजीमत से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल का इंटरनेशनल मीडिया और जो सोशल मीडिया है वो इतना तेज़ है और उसकी इतनी वो सुनता भी है और वो देखता भी है। तो आज के दौर में ये उनको जुल देना कोई आसान काम नहीं है। आप लोग क्यों कामयाब हुए, हमारा मीडिया क्यों कामयाब हुआ? उसकी वजह ये थी कि हमारा नैरेटिव सच पर मबनी था और सच को परखा गया। ये ना आप समझें कि जब हमने कहा कि जी 5 जहाज हमने मार गए, पहले दिन तो सारी दुनिया ने मान लिया। दुनिया ने एक दूसरे से पूछना शुरू किया, वो तो फिर पता चल गया। फ्रांस वालों ने कहा जी 2 का तो हमें पता है, पर वो जो जैक्सन सीटें बनाते हैं अमेरिका वाले, उन्होंने कहा जी 5 का हमें पता है। तो हमें तो ज्यादा वो उनके फोटो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी जी। तो ये हकीकत है जिसका बयान किया गया है। बिल्कुल हम किसी मुल्क के साथ हमारा मुआवजा इस तरीके नहीं किया जा सकता, ना वो कोई अपने आप को किसी सुपर पावर के साथ मुआवजा कर सकते हैं। बिल्कुल हम आप समझें कि पहले हम बराबर खड़े थे, अभी हम उनके बराबर से ऊपर खड़े हैं। ये जो आखिरी मार्का हुआ है, बस अभी हमने अपने अंदरूनी मामला सीधे करने हैं, इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगे और हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो हमारे कुछ लोग परेशान हो जाते हैं ना कि जी वहाँ जहाज उतर रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तो ये ना समझे हमारी कौम के हम इस जंग के बाद हमने कोई तैयारी खत्म कर दी है। हमारी तैयारी, हमारी ट्रेनिंग, हमारा रिव्यू, क्या और कर सकते थे हमने, क्या नहीं किया, क्या दुरुस्त किया, क्या दुरुस्त नहीं किया, वो सब कुछ जारी है और इंशाल्लाह वो जारी रहेगा इसी तरीके से। बिल्कुल जारी रहेगा। जॉर्ज सलीम साहब, पहले तो इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप से बड़े फेवरेट थे, बड़े उनके गीत गाए जाते थे कि ट्रंप आ गया और ट्रंप की और मोदी की जो दोस्ती थी उसकी बड़ी मिसालें थी। और अब उसी ट्रंप को जो है वो उस पर तनकीद की जा रही है, उस पर जो है वो आवाज़ें कसी जा रही हैं। तो ये जो यू टर्न है सर, एक तो USA जो है ये जामिन है इस सीज़ फायर का, उसके कहने पे ये सीज़ फायर हुआ। तो अब ये सारी चीज़ें जो है वो गिदड़ भपकियाँ हैं, उसको अपनी, जैसे जनरल साहब ने कहा कि नाकामी छुपाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। जी, जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी प्रिपेयर्डनेस अभी तक है और उनको अगर जो है ना उसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, बिल्कुल उनके बहुत ज़्यादा पहले तो ऐसे एक जाहिर किया जाता था जिस तरह को उनकी पर्सनल दोस्ती है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टाइल है वो एक है ही बड़ा पर्सनल स्टाइल है। वो बिजनेसमैन है, जाहिर है कि वो हैं भी इस किस्म के पीपल स्किल्स बहुत ज़्यादा है उनमें। तो लेकिन इस मामले में आप देखें कि उनका जो है, ये बाकी भी सब मुल्कों का, उन सब ने देखा यह है कि जी कौन सा मुल्क एक जिम्मेदार रवैया अपनाए हुए है, और वो मुल्क पाकिस्तान था इस सारे क्राइसिस में। इंडिया का रवैया उन्होंने देखा बहुत गैर जिम्मेदार है। आपने यहाँ तक देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि जी ये मैंने ये करवाया है और अमेरिका ने करवाया है, रूबियो वगैरह, और इंडिया वाले कह रहे हैं आगे से कि नहीं जी ये तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट हमें डायरेक्ट की थी, इसमें अमेरिका तो शामिल ही नहीं था। मतलब इस किस्म की गुमराह कुन जो है ना जो आगे से खबरें, तो उससे फिर मुल्क नाराज भी होते हैं, क्योंकि जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप तो एक बजा तौर पे समझते थे कि अगर मैंने इसमें एक रोल प्ले किया है, अमेरिका ने, आपने देखे कि
मार्को रूबियो ने बहुत इंटेंस, जो उनके वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बहुत इंटेंस एक डिप्लोमेसी एक चलाई, बाकी भी उसमें शामिल रहे, उनके वाइस प्रेसिडेंट भी। तो उसके बाद भी अगर वो इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश करें तो एक तो खैर दुनिया उसको नहीं मानेगी, दूसरा ये है कि अमेरिका पे उसका कोई बहुत अच्छा असर नहीं होगा। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका के और इस वक्त जो इंडिया है इनके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वो इंडिया को एक टू चाइना करना चाहते हैं, वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में उनकी जगह भी है। लेकिन इंडिया ये समझ बैठा, गलती उन्होंने जो की वो ये समझ बैठा कि अगर इनको हमारी इतनी ज़रूरत है कि इस वक्त हम जो भी कहेंगे, इस वक्त हम जिस तरह से भी चाहेंगे इनको उसी तरफ मोड़ लेंगे, और ये बिल्कुल हमारे लिए ये सब कुछ जो है ना, बिल्कुल जो एक डिप्लोमेसी के तकाजे, जो इंसाफ के तकाजे, एक जो इंटरनेशनल है, सबको बालाए ताक रख के बस ये हमारी सपोर्ट पे निकल खड़े होंगे। ये उम्मीदें उनकी जो थी ना उनकी अमेरिका से पूरी हुई, ना ये उनकी उम्मीदें यूरोप से पूरी हुई, ना कि दुनिया के और मुल्कों से पूरी हुई। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा, आपने देखा कि 100 सफीरों को बुला के बड़ी उन्होंने ब्रीफिंग्स भी की, लेकिन 100 से ज्यादा बातें जी। तो उसमें बेसिकली वो कोई कितने ज्यादा कामयाब नहीं हुए। और अब तो फिर ये है ना कि जब खसियाना बिल्ली खम्मा नोचे के मतरादिफ, उसके बाद अब स्टेटमेंट्स निकालनी शुरू कर दी। लेकिन जो अहम चीज यहाँ पे ये है, और ये मेरा इसमें ज्यादा जो आखिरी नुक्ता है, वो ये कि देखें असल चीज ये है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक ग्रेजुअल स्ट्रक्चर्ड डीएस्केलेशन की तरफ जाना है सबसे पहले, जिससे हमारे स्पोक्सपर्सन ने भी कहा फॉरेन ऑफिस के, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता और लेकिन एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से एक डीएस्केलेशन की तरफ जाना है सबसे पहले। फिर उसके बाद एक डायलॉग की तरफ जाना है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग थी आपस में वो ये थी कि एक डायलॉग शुरू होगा, उसके बाद एक बातचीत शुरू होगी। उस बातचीत में देखें ये सबसे पहले तो ये पानी का जो सिंतास का उन्होंने किया है, सबसे पहले तो ये मसला हल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ी चीज है, जो है कश्मीर का मसला सर, और इसके बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद मसला कश्मीर पे बात होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो बाकी मसाइल हैं दोनों मुल्कों के, सियाचिन का मसला है, क्रीक का मसला है, फिर वो सारे भी उन पे बात होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है अगर ये सारी चीजों को कुछ आगे थोड़ी पेश करनी होगी तो बिल्कुल ठीक है। ये तमाम इशूज सर इनको एड्रेस होना चाहिए, नो डाउट। आप ठीक कह रहे हैं राय साहब, आप खुद अवामी नुमाइंदे हैं, और हमने जब ये ब्रह्मोस मिसाइल गिरे थे यहाँ पे आके नूर खान एयरबेस पे और इंडिया ने अटैक किया था, तो उस वक्त हमने देखा कि आपकी आवाम जो है वो घरों में दबकने की बजाय, घरों में घुसने की बजाय वो नूर खान एयरबेस पहुँच गई थी। और फिर जब हमारी बारी आई, हमने जवाब दिया, तो हमने लोगों की आवाज़ सुनी कि भाई यहाँ पे तो अटैक हो गया है, यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया है, और यहाँ से निकलो, लखनऊ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो क्या फ़र्क है हमारी आवाम में, उनकी आवाम में? और आप खुद आवाम में रहते हैं, जज्बात क्या हैं आवाम के अभी? ये बहुत बड़ा फ़र्क है जी। कल मैं एक हमारी रैली थी तो मैं उधर कह रहा था कि हमारी कौम का पोठवार में एक बटेरा अगर लड़ाई जीत जाता है तो उस पर हम ज़मीन जो है वो हिला देते हैं। जी जी। तो हमारी फ़ौज जीती और इस तरीके से जीती। आपने एक मिसाल दी, ये दर्जनों मिसालें वो वाली थी कि जब उधर से मिसाइल गिर रहे हैं नूर खान एयरबेस पे, और दिन को नहीं, निस्फ शब बल्कि अर्ली मॉर्निंग, और लोग वहाँ पर खड़े हैं। और वो नहीं सिर्फ आप देखें कि जहाँ से मिसाइल हमारे चल रहे थे और वहाँ पे कितना उसका बैकफायर है, वहाँ खड़े हैं, और उनके बस में ये नहीं था कि वो जगह भी जाके देखें जहाँ गिर रहे हैं। वहाँ पे चूंकि जाना मुमकिन नहीं था, तो शायद ये भी फरमाइश कर देते कि हमें इनके साथ बांध के भेजें ताकि हम वो देखें। तो ये वो जज्बा है कि जिसका कोई मुतबादल दुनिया में नहीं है। तो अब हमें कुछ चीज़ों को सोचना भी पड़ेगा। एक तो ये चूँकि अस्करी क़यादत की और सियासी क़यादत की एक जॉइंट अंडरस्टैंडिंग के साथ एक स्ट्रेटजी बना के, तो ये जिस तरीके से ये जंग पाकिस्तान ने जीती है, तो ये जब शहदा को अवार्ड मिलते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो ये बुनियादी तौर पर सिंबॉलिक होते हैं उस हवाले से कि इसने जो परफॉर्म किया उसकी कौम हौसला अफजाई करे। जो सियासी हुकूमत है उसकी हौसला अफजाई तो कौम के लिए एक ही तरीका है, वो इलेक्शंस में करती है जब मौका आता है कि वो देखती है कि किस हुकूमत की। लेकिन जो हमारी फ़ौजी की आदत है, उनकी जो हौसला अफजाई जिस तरीके से कौम ने की, कल हमने स्टेडियम में ये मनाज़र देखे कि किस तरीके से तमाम सियासी टैंकों को लोगों ने हार पहनाए और उन पर फूल बरसाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जहाँ पे माजी में हमने रेवड़ियों की तरह ओहदे बांटे, माजी में एक फील्ड मार्शल का ओहदा आपने सब जानते हैं कि एक ऐसे वक्त में एक जर्नैल ने खुद लिया
कि जब कोई जंग नहीं थी, यानी कश्मीर की जंग 48 में ख़त्म हो चुकी थी और ये गालबन 59 की बात है जब वो फील्ड मार्शल बने और 65 की अभी होनी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये वाली एक्नॉलेजमेंट भी बड़ी ज़रूरी है और कौम को और हुकूमत को ये मिल के जॉइंटली, जैसा सियासी जमातों ने बाकी फ़ैसले किए, इसी तरह ये फ़ैसला भी करना चाहिए कि हमारे जो कमांडर इन चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने तो फील्ड मार्शल होने का सबूत दिया, यानी एक वो फील्ड मार्शल जो बात की थी कि जो खड़ी थी और खड़े थे, तो ये एक फील्ड मार्शल का कम से कम ये जो एक्नॉलेजमेंट है, ये एजाजी होता है। ठीक है, ये तमाम सियासी जमातों को मुतफिका तौर पर। बिल्कुल ठीक है राय साहब, यहाँ ब्रेक लेने कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़ाहिर बात है सीज़ फायर है और डायलॉग होने हैं और हमारे 3 बड़े इश्यूज़ हैं। जॉर्ज सलीम साहब, हमारा एक कश्मीर का मसला आपने बता दिया, पानी का मसला आपने बात की, हमारा सबसे बड़ा और अहम मसला जो है वो सर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी है। ये 3 इश्यूज़ जो हैं सर, इसको एड्रेस करवाने के लिए आप क्या समझते हैं कि जैसे अब कमेटी बन गई है, कमेटी जा रही है, और कहाँ पे ये बात होनी चाहिए और किस तरह बात होनी चाहिए सर? जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत अहम है, इसलिए कि इसी को बुनियाद बना के तो इंडिया ने ये मिसएडवेंचर किया, जिसका खैर उनको बाद में खमियाजा भी भुगतना पड़ा जी। लेकिन दुनिया को ये बताना कि हिंदुस्तान जो अभी इन्होंने किया, झूठे इल्जामात लगा के, और उसके बाद अभी इन्वेस्टिगेशन, खुद अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन तो अभी ऑनगोइंग है, तो अगर इन्वेस्टिगेशन जारी है तो आपने नताइज पहले कैसे अखज़ कर लिए? तो ये और फिर है कि दुनिया को जो है ये बताने की बहुत ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में, हमारे बाकी मुल्क के हिस्सों में कब से ये टेररिज्म करवा रहे हैं। अजीत दोवल जो हैं वो तो रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने कहा कि जी हम तो ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी अपनाएंगे। उस ऑफेंसिव डिफेंस का मतलब क्या है कि हम जो है ना प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को। ये लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया लीड करने का। तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा जी जो है अब इन्होंने मुंबई किया, जो कि झूठा इल्ज़ाम लगाया हमारे पे, हम अब इनसे बलूचिस्तान लेंगे। तो इस तरह की बातें, उसके बाद से एक मुसलसल कैंपेन, अभी देखें ये टारगेटेड असैसिनेशंस जो इन्होंने करवाए हैं, हाँ। तो पूरी दुनिया को मालूम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में, यूके में, कनाडा में, अमेरिका में, कहाँ इन्होंने करवाए। तो वो सारा दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है। उस पर डोजियर्स पाकिस्तान पहले भी बना के देता रहा है, अभी भी इंशाल्लाह उस पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के सबूतों के साथ ही डेलीगेशन जाएगा, और जहाँ जहाँ जाएंगे वो सबको बताएंगे, और खुसूसन ये कहेंगे कि देखिए इंडिया कहता है कि टेररिज्म पे बात करें, बिल्कुल हम बात करने पे तैयार हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ये बात करें, खुल के बात हो। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, इसको ख़त्म करें, क्योंकि इंडिया तो कहते हैं ना जी एक इंसिडेंट हुआ हमारे मुल्क में, तो देखें पिछले 5 महीनों में आप देख लें कि कितने इंसिडेंट, जाफर एक्सप्रेस वाला जो है इतना बड़ा इंसिडेंट 1977-78 के बाद दुनिया में ये पहला इंसिडेंट है इस किस्म की, जो है ना पूरी की पूरी ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया गया और सारा, और इसके बाद बेशुमार और इस तरह के वाकयात। तो बिल्कुल हम इस पे भी बात करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि तीनों इश्यूज पे बात होंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा जौहर साहब जी। जनरल साहब, मैं बात कर रहा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जब बात होती है सर, तो एक तो हमने पाकिस्तान ने सबूत दे दिए कि किस तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पहलगाम वाक़या होता है, फॉल्स फ्लैग, उसका कोई सबूत नहीं है, समझौता एक्सप्रेस कोई सबूत नहीं है, इसी तरह उड़ी का बाकी जो इल्ज़ामात थे कोई सबूत नहीं दिया गया। तो इस सर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है? हम तो खुद इसका शिकार है दहशतगर्दी का सर। देखिए ये तो अब हमारे लिए आसान हो गया है, पहले शायद इतना आसान नहीं था। उन्होंने बगैर सबूत के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर हमला कर दिया जी। तो जिसका ये मतलब है कि उन्होंने खुद एक प्रेसिडेंस रख दिया कि अगर टेररिज्म का पता चल जाए कि किस तरफ शक भी हो तो वो तो चढ़ दौड़े हैं। तो हमें तो शक नहीं है, हमें तो यकीन है, हमारे पास सारे सबूत हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें जवाब देने का, जैसे उन्होंने किया है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी हक हासिल है। तो ये तो एक रास्ता उन्होंने खोल दिया है हमारे लिए भी, कि आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास तो सिक्काबंद सबूत मौजूद है। कुलभूषण जादेव आपके पास मौजूद है, आप किसी भी अदालत में उसको लेके जा सकते हैं। जाफर एक्सप्रेस की आप बात कर रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि आइंदा पाकिस्तान इस तरीके से सिर्फ सफारती कोशिशें नहीं करेगा, वो तो करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास ये हक हासिल होगा, और इसकी प्रेसिडेंस हिंदुस्तान ने रखी है, इसकी शुरुआत उन्होंने की है कि जब कोई टेररिस्ट अटैक हो तो उसके जवाब में आप दूसरे मुल्क पर हमला कर सकते हैं।
तो वो तो उन्होंने हमें एक लाइसेंस दे दिया, तो हम जब चाहेंगे इस लाइसेंस को इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, हम जब चाहेंगे इसको इस्तेमाल करेंगे। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है भाई साहब, दहशतगर्दी जो है, हम खुद शिकार हैं इसका, और हम हज़ारों 80,000 जानें जो है वो कुर्बान कर चुके हैं। अब कितने जो है हमारे अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। और जाफर एक्सप्रेस का देखें कि सारे ताने बाने इंडिया से मिलते हैं, और जो पहलगाम है वो वाक़या के 10 मिनट बाद FIR हो जाती है और चार्जशीट पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग जाता है। तो दुनिया इसको नहीं सिर्फ देख रही कि कश्मीर में कैसे ज़ुल्म ढाए जा रहे हैं, किस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं, और किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। देखें, बदकिस्मती से माजी में पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन महाज यानी फ़ॉरेन अफेयर्स के जो महाज पे खारजा पॉलिसी के लिहाज से इस ज़मन में पाकिस्तान का जो एक इनिशिएटिव ऐसा हमें नज़र नहीं आया। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जहाँ पर जंगी हिकमत अमली हमारी कामयाब रही और बहुत वेल प्लान्ड और बहुत एक्सीलेंटली एग्जीक्यूटेड थी, जिसके नताइज आज जिस तरह अभी बात हुई कि नज़र आ रहे हैं। इसी तरह डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी पाकिस्तान ने उसको, वज़ीर आज़म ने, पूरी टीम ने फ्रंट से लीड किया। और एक तो वजह यह थी कि एक बहुत एक्सीलेंट कोहिजन मौजूद थी दफाई अदारों में और हुकूमती जो जितने सर्कल्स थे। दूसरा क्या हुआ कि उसके बाद एम्बेसडर्स को, हमारे जितने फॉरेन मिनिस्टर्स थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये कॉन्टीन्यूसली ऑन हील्स रहे और इन्होंने रब्ता किया। इवन अपोजिशन यानी जो हुकूमत की हमारी इत्तेहादी जमात, उनके अब बिलावल साहब जा रहे हैं डेलीगेशन लेके, और बिलावल साहब बीइंग ए फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी, और फिर उनकी एक अपना जो पॉलिटिकल वेट है और उनकी पर्सनालिटी है, ये एक बड़ा जो है पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान ने ये किया, और अब पाकिस्तान अपने उस मौक़िफ़ को बिल्कुल आगे ले जा रहा है दहशतगर्दी का शिकार। वरना दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद हम मुल्ज़म बने फिरते थे। बिल्कुल, बात ठीक है। नाज़रीन, प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। जनरल नईम लोधी साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का, जोर साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का, और राय साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।